गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दिया हुआ वह आगे के चैप्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसीलिए हमें सभी बातों को जानना ज़रूरी है। और कुछ ऐसे भी टर्म या टॉपिक आएंगे जो आप प्रीवियस क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की डिफिनेशन से ही, क्योंकि व्हाट इज़ केमिस्ट्री आपसे अगर पूछ दिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे। चलिए तो लिखा जाए, केमिस्ट्री इज ए branch of science in which deals with a study of composition, structure and प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं या फिर रसायन कहते हैं। चलिए अब है क्या, तो एक वर्ड आ रहा है क्या, मैटर, ठीक है। इससे पहले एक बार फिर से थोड़ा सा हम डिटेल में जानना चाहेंगे। जैसे कि आइस है, आइस, तो आइस सॉलिड स्टेट होता है। तो अगर इसका कंपोजिशन जाने तो किसका बना होगा, या H2O का बना होता है। आइस किसका बना होता है, H2O का। ये हो गया इसका कंपोजिशन। H2O मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं तो वह बताएगा उसके स्ट्रक्चर को। और आइस का प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आइस का प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी, दो ही प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो आइस का फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका कलर क्या होता है, इसका स्मेलिंग क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा। उसके बाद अगर केमिकल प्रॉपर्टी पूछा जाए आपसे आइस का तो क्या बताएंगे, क्या केमिकल रिएक्शन आइस भाग लेता है। तो क्या आइस में केमिकल रिएक्शन होता है, नो, केमिकल रिएक्शन आइस में नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। क्या कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड स्टेट में है तो वह केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब वह गैसियस स्टेट में होगा, गैस अवस्था में होगा। क्लियर है। तो एक वर्ड आया इसमें क्या, मैटर, ठीक है। तो वर्ड मैटर के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं क्या, कि एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो और जो जगह छेकता है उसे क्या बोलते हैं लोग, मैटर कहते हैं। तो चलिए मैटर का भी डिफिनेशन लिखा जाए तो क्या बोलेंगे, एनीथिंग व्हिच हैव या व्हिच हैज मास एंड occupies a space is called matter। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर, बुक, पेन। हमारे इस रूम में एयर मौजूद है। आपसे पूछा जाएगा क्या कि क्या इज एयर इज ए मैटर, तो क्या बोलेंगे, यस, एयर इज ए मैटर। एयर दिखाई नहीं देता है लेकिन एयर मैटर होता है। अब लाइट भी इस रूम में मौजूद है। तो आपसे पूछा जाए क्या लाइट मैटर है, लाइट भी नहीं दिखाई देता है, तो क्या लाइट मैटर है, तो नो, लाइट इज ए नॉट मैटर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऐसा एग्जांपल है जिसको हम लोग मैटर, हमारे चारों ओर बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस नज़र आ रहा है जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। बस इसमें दो बात का ध्यान रखना है कि जिसमें मास होगा और जो जगह छेकेगा। जैसे एयर को जब बैलून में भरा जाएगा तो एयर क्या होगा, बैलून की जगह को क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेगा और बैलून का कुछ न कुछ मास जरूर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, जिससे साबित होगा क्या, एयर में भी मास होता है। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। लाइट को जब मान लीजिए कि टॉर्च लेकर के बैलून के अंदर जलाएंगे तो क्या बैलून स्वेल करेगा, बैलून का मास बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैटर को फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भाग में बांटा गया है। मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट।
क्लियर है, ये भी बात आप पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन सा स्टेट हो जाएगा, पहला सॉलिड, दूसरा हो जाएगा लिक्विड और तीसरा हो जाएगा गैस। ठीक है, तो ये दिस थ्री स्टेट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर को तीन भाग में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आप यह भी पढ़ चुके हैं, बताइए। यस, चलिए गुड। तो चलिए अब बोलेंगे क्या, जो नहीं जानते हैं तो वो भी अभी याद आ जाएगा। तो आप लोग पढ़े हैं क्या कि सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। सॉलिड का आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है, तो एक पॉइंट हम लोग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट इज सॉलिड, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। तो सॉलिड के बारे में क्या लेबल लिखेंगे, सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। सॉलिड का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। लेकिन आपसे यह क्वेश्चन पूछा व्हाई सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, तब क्या जवाब देंगे। ये तो चलिए आप जो जनरली याद किए रहते हैं कि सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, लेकिन व्हाई, तो क्या बोलेंगे कि सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज विथ ईच अदर, ड्यू टू दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, and due to intermolecular force of attraction is very high, they cannot move around each other. ओके, जब वो एक दूसरे के चारों ओर मूव नहीं कर सकते हैं तो उनका क्या होगा, शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या होगा, डिफिनिट होगा, निश्चित होगा। इसको फिगर से समझते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज, सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्रमागत रूप से अरेंज होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स रेगुलरली एंड ऑर्डरली फैशन, क्लियर है। तो ये हो गया सॉलिड के बारे में। तो हम लोग देखते हैं क्या कि सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, बहुत नज़दीक है। बहुत नज़दीक होने के कारण क्या होता है, जैसे कि एक पार्टिकल को इसमें फिक्स करते हैं, उसका स्टडी करते हैं तो सभी पार्टिकल का जानकारी होगा। इस तरह से हम लोगों को पता चल जाएगा सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट मूव अराउंड ईच अदर। तो जैसे कि ये पार्टिकल्स है तो सभी पार्टिकल्स एक जैसा होगा। मान लेते हैं कि यह आईसी है, यह सॉलिड स्टेट में है, तो इस पार्टिकल के बगल में लेफ्ट साइड ये पार्टिकल्स इसको अपने फोर्स से अपनी ओर खींचेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक, यह पार्टिकल्स इस पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचेगा, उतने ही फोर्स से जितना लेफ्ट वाला पार्टिकल इसको खींच रहा अपनी ओर, उतना ही फोर्स से क्या होगा, राइट साइड वाला पार्टिकल्स, उतना ही फोर्स से क्या होगा, अपर साइड, और क्या होगा या लोअर साइड वाला पार्टिकल्स इसको सेम फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। जिसके कारण क्या होगा, इसका मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। तो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट मूव अराउंड ईच अदर। और यही फिनोमेना हर एक पार्टिकल के ऊपर लागू होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज विथ ईच अदर एंड दे आर अरेंज इन ऑर्डरली फैशन। ड्यू टू दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स of attraction is very high and due to high intermolecular force they cannot move around each other। क्लियर है। अब है नेक्स्ट सॉलिड के बाद हम लोग क्या देखते हैं, लिक्विड। तो सॉलिड की तुलना में क्या होता है कि लिक्विड पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है, थोड़ा हटे हटे होते हैं। कहने का मतलब है क्या, तो सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं लिक्विड के बारे में। तो आप लोग लिक्विड के बारे में क्या जान रहे हैं, अगर पूछा जाए कि लिक्विड के बारे में क्या जानते हैं, तो लिक्विड कहेगा व्हाट इज लिक्विड, तो क्या बोलेंगे, लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट
डिफिनिट शेप। बोला जा रहा है कि लिक्विड का वॉल्यूम डिफिनिट होता है लेकिन इसका शेप, इसका आकार जो है वो डिफिनिट नहीं होता। ऐसा क्यों? तो बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर, बिकॉज बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स देयर इज सम स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सॉलिड। अगर हम लोग देखें ठोस की तुलना में, अगर हम लोग देखें, चलिए फिगर से समझते इस बात को, सॉलिड की तुलना में अगर हम लोग देखें क्या, तो लिक्विड के पार्टिकल भी ऑर्डरली फैशन में होते हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर हटे होते हैं, ठीक है। इंटर मोलिकुलर स्पेस ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ सॉलिड इज मोर देन intermolecular space of liquid is more than solid due to this intermolecular force of attraction between particles. Due to this intermolecular force of attraction between particles is less than solid. और ये फोर्स कम हो जाने के कारण, ड्यू टू दिस ना डिक्रीज इन फोर्स, लिक्विड पार्टिकल्स मूव अराउंड ईच अदर। लिक्विड पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के चारों ओर घूम सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लिक्विड पार्टिकल का शेप चेंज हो जाता है। शेप ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स जो है वह जिस कंटेनर्स में रखा जाता है, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल को जिस कंटेनर्स में रखा जाता है वह उसके आकार को, उसके शेप को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। लिक्विड पार्टिकल टेक द शेप ऑफ कंटेनर्स इन विच दे आर प्लेस्ड। क्या बोला जाएगा कि लिक्विड पार्टिकल take the shape of liquid particles take the shape of container in which they are प्लेस्ड, ठीक है। तो लिक्विड पार्टिकल्स क्या करते हैं, जिस कंटेंट में रखा है उसके आकार को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के चारों क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से लिक्विड का शेप क्या होता है, वह फिक्स नहीं होता। लेकिन जब हम लोग गैस को देखेंगे तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, गैस पार्टिकल्स आर नॉट इन ऑर्डरली फैशन। अरेंजमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, ये क्या हो गया, अगर हम लोग पार्टिकल्स को दिखाया गया है तो हम लोग देखते हैं कि क्रमागत रूप से, ऑर्डरली फैशन में, क्रमागत क्रम में रूप से यह नहीं सजा हुआ गैस पार्टिकल्स। एंड गैसियस पार्टिकल्स आर वेरी फ्रॉम विथ ईच अदर। गैसियस पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम विथ ईच अदर। गैसियस पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ड्यू टू दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस पार्टिकल इज निग्लिजिबल। जिसके कारण क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, अंतर आणविक बल जो होते हैं वह निग्लिजिबल होता है, सम एक्सटेंट थोड़ा मात्रा में होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम मात्रा में होता है, जिसे हम लोग निग्लेक्ट मान करके चलते हैं, ठीक है, बहुत कम मात्रा में होने के कारण। और ड्यू टू दिस निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस पार्टिकल फ्रीली मूव, स्वतंत्र रूप से मूव करते हैं, फ्रीली मूव अराउंड ईच अदर। गैस पार्टिकल जो है अंतर आणविक बल नहीं होने के कारण एक दूसरे के चारों क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अगर ये फोर्स होता इनके बीच तो निश्चित रूप से लिक्विड की तरह ये पार्टिकल्स भी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और एयर में जितने भी O2 N2 CO2 है इनके बीच एक फोर्स डेवलप होता और ये सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या होता, ये भारी हो जाता, और भारी होने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो उसको अपनी ओर खींचेगा, और वो जमीन जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर नदी की तरह, वह भी रिवर की तरह, जैसे वाटर जो है फ्लो करता है, वैसे ही क्या होता है, हम लोग को नज़र आता है कि O2 N2 CO2 का क्या नज़र आता है, कहीं लैक नज़र आता, कहीं रिवर नज़र आता, कहीं पर जो है वो सीन नज़र आता। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि गैस पार्टिकल के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह बहुत ही कम होता है। तो गैस पार्टिकल के बारे में अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज गैस, तो क्या बोलेंगे, गैस हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम एंड नोर डिफिनिट शेप। क्या बोलेंगे, गैस हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नोर
डिफिनिट शेप। गैस का ना तो वॉल्यूम डिफिनिट होता है और ना ही उसका शेप आकार। अब यहाँ पूछ दिया वाई गैस हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम एंड नोर डिफिनिट शेप। तो क्या बोला जाएगा, तो क्या बोलेंगे कि गैस का आयतन और आकार क्यों ऐसा फिक्स नहीं होता है। चलिए इसको भी हम लोग फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक तो कारण ऐसे बोल सकते हैं क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction between gaseous particles is negligible, due to this they can move around each other, so its shape and volume are not fixed। लेकिन अब है क्या, इसको फिगर से समझते हैं। एक कंटेनर इस टाइप का है जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर, ठीक है। इसमें एक गैस को भर दिया गया, कोई गैस है ABCD, चलिए कोई गैस को भर दिया गया, फिल कर दिया गया। तो अब उस गैस का वॉल्यूम हम लोग क्या बोलेंगे, 5 लीटर। क्यों, एक चीज इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज ए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस का जो वॉल्यूम होगा वो किसका वॉल्यूम होगा, कंटेनर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब है क्या, क्यों गैस का वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम होता है, बिकॉज क्या, गैस मॉलिक्यूल टेक ऑल द स्पेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। गैस मॉलिक्यूल जो है कंटेनर के सभी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता, प्राप्त कर लेता है, जिसमें उसको रखा जाता है। तो यह गैस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के सभी जगहों को प्राप्त कर लिया होगा, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 5 लीटर, V=5 लीटर। अब है क्या, जब इस गैस को निकाल करके 5 लीटर से मान लीजिए 50 लीटर और इसका आकार एक ऐसा कंटेनर लिया जा रहा है, मान लीजिए क्या हुआ, स्फेरिकल है और इसका वॉल्यूम क्या है 50 लीटर। अब इस गैस को निकाल करके 50 लीटर वाले कंटेनर्स में रख दिया गया। तो अब गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताएगा कि गैस का वॉल्यूम किसका वॉल्यूम होता है, कंटेनर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 लीटर गैस का वॉल्यूम। फिर इस गैस को निकाल करके अगर 500 लीटर वाले कंटेनर्स में रख दिया जाता है, तो अब इस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 500 लीटर्स, ठीक है, 500 लीटर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि कंटेनर का शेप चेंज है, तो गैस का भी शेप क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। और कंटेनर का अगर वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है तो गैस का भी क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब है क्या, गैस हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम एंड नॉट डिफिनिट शेप। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है क्या कि गैस, तो यहाँ कुछ पॉइंट लिख भी सकते हैं आप। तो गैस के बारे में क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज ए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्यों, तो बिकॉज गैस टेक ऑल द स्पेस ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। क्या क्लियर है। तो अब ये हो गया गैस के बारे में। अब हम लोग चलते हैं क्या, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जब हम लोग देख लिए क्या, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस अब क्लियर है, आप लोग जानते थे, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो नहीं जानते थे उसे नोट रखेंगे और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा। आपको गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, कह देगा क्या, एक 5 लीटर का कंटेनर है जिसमें एक गैस को फिल किया गया, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। वो सर तो बोले थे कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो उस तरह से आप क्या बोल सकते हैं, 5 लीटर्स। चलिए, अब गैस मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड या फिर सॉलिड, ये तीनों ही जो स्टेट हैं, फिजिकल स्टेट है मैटर का, ये तीनों ही आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल। मतलब कहने का मतलब है क्या कि दिस 3 स्टेट ऑफ मैटर, that is solid, liquid and gas, are interconvertible with each other. We can convert solid into liquid. How? By heating process. Heat. When we heat solid, then it converts to liquid. And when we heat liquid, then it converts into gas. And when we heat cool gas, then it converts into liquid, and when we cool liquid, then it converts into solid. तो by changing
कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड और सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बहुत कम मात्रा में ये कंप्रेसिबल, जिसको निग्लेजिबल मान के चलते हैं। लेकिन गैस को लिक्विड में बदला जा सकता है बाय कंप्रेसिंग और बाय क्या कूलिंग प्रोसेस, ठंडा करके भी गैस को लिक्विड में बदला जा सकता है। ठीक है, तो दिस 3 स्टेट ऑफ मैटर आर क्या इंटरकन्वर्टेबल। चलिए, अब ये बेसिक बात हो गया, क्लियर हो गया, जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, रिवीजन हो गया एक तरह से। अब है क्या, मैटर को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, या फिर केमिकल लेवल पर मैटर को 2 भाग में बांटा गया है। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैटर को कितने भाग बांटा गया है? 2 भाग में। एक को बोला जाता है क्या, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या है बताएंगे आप, मिक्सचर। ठीक है, मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस एंड क्या, मिक्सचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल, बल्क लेवल भी कह सकते हैं, या केमिकल मेथड या केमिकल लेवल के आधार पर जो है मैटर को बांटा गया है 2 भाग में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के रूप में। फिर हम लोग प्योर सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हैं क्या, कंपाउंड और एलिमेंट। उसके बाद मिक्सचर को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, एंड नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू कंपाउंड एंड एलिमेंट। मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो क्लियर है। तो हम लोग स्टेप बाय पढ़ेंगे। सबसे पहले मिक्सचर क्या है, तो उसका होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ लेंगे तो अपने आप क्लियर और हो जाएगा मिक्सचर क्या है। उसके फिर प्योर सब्सटेंस को देखेंगे, कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, मिक्सचर से। तो व्हाट इज मिक्सचर? चलिए, आपसे पूछा जाएगा क्या, मिक्सचर किसे कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि when two or more compound mix with each other in any ratio then it is called mixture। किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में। तो लिख भी सकते हैं क्या कि when two or more component mix with each other in any ratio then it is called मिक्सचर। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को किसी भी अनुपात में मिक्स किया जाएगा तब जो कंपोजिशन मिलेगा, ठीक है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मिक्सचर कहते हैं। और जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। दूसरा क्या हो जाएगा मिक्सचर का एग्जांपल्स, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ क्या, शुगर एंड वाटर। ठीक है, salt and water, air is also mixture। एयर क्या है, मिक्सचर है, गैसों का मिक्सचर है। एयर कंटेन O2 N2 CO2, बहुत सारा गैस का मिक्सचर है। ब्लड, मिल्क, आवर क्लासरूम,
आवर क्लासरूम इज ऑल्सो मिक्सचर, क्योंकि हमारे इस क्लासरूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, ब्लैक बोर्ड है, पेन है, हम लोग में है, एयर है, तो मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, बोल नहीं क्या वो 2 और मोर कंपोनेंट। तो ये हो गया एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग जानते भी हैं। तो अब हम लोग सबसे पहला था क्या, मिक्सचर को 2 भाग में बांटा गया था। तो सबसे पहला था क्या, होमोजीनियस। तो कौन सा आएगा होमोजीनियस के अंतर्गत, होमोजीनियस मिक्सचर। तो कौन सा आएगा होमोजीनियस के अंतर्गत और कौन सा आएगा हेट्रोजीनियस के अंतर्गत। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि एयर आपसे पूछा जाएगा कि एयर इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले चलिए इसको क्लियर ही कर लेते हैं, व्हाट इज होमोजीनियस। तो व्हेन 2 और मोर कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, जब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट अवयव आपस में कंप्लीटली पूरी तरह से मिल जाते हैं, एंड देयर कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और उसका जो कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, यूनिफॉर्म समान रूप से थ्रू आउट, हर जगह क्या होता है, समान रूप से होता है, देन दैट मिक्सचर इज कॉल्ड क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए लिखते हैं डिफिनेशन, चूँकि नोट भी तैयार करना है। तो व्हेन या फिर व्हेन द से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन इन विच component are completely mixed with each other and their composition is uniform थ्रू आउट मतलब होता है हर जगह, ठीक है। थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। फिर से द सॉल्यूशन वर्ड यहाँ आया, तो मिक्सचर को ही ब्रॉड सेंस में क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। तो आप द सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, द मिक्सचर। क्लियर है। तो द सॉल्यूशन या फिर द मिक्सचर को ही ब्रॉड विस्तृत रूप में सॉल्यूशन बोला जाता है। तो द मिक्सचर इन विच, ऐसा मिक्सचर जिसमें कि कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली, जो अवयव हैं वह पूरी तरह से मिक्स विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिल जाते हैं, एंड देयर कंपोजिशन, और उनका संगठन इज यूनिफॉर्म, समान रूप से होता है, थ्रू आउट मतलब हर जगह, इज कॉल्ड क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। जब शुगर और वाटर को मिलाया जाता है तो इसका जो मिक्सचर प्राप्त होता है, तो हम लोग देखते हैं क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं शुगर वाटर में। जैसे कि जब शरबत बनाते हैं और जब पीते हैं तो हर जगह हम लोग क्या लगता है, समान रूप से मिठास लगता है। ऐसा तो नहीं कि कभी वाटर टाइप का टेस्ट लगा या कभी अचानक शुगर टाइप का, मीठा टाइप का टेस्ट लगा। हर जगह क्या होता है, दोनों ही टेस्ट समान रूप से होते हैं। इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए इसको और दूसरे तरह से समझते हैं। जैसे कि हमारा ये एयर है, इस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट अगर बैठे हुए हैं मान लीजिए, तो सभी लोग एक जगह कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, मतलब ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, श्वसन की प्रक्रिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इसका मतलब है क्या कि ऑक्सीजन जो हमारे एयर में 21% है, 21% ऑक्सीजन घुला हुआ, एंड 78% क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है, 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। तो नाइट्रोजन की तुलना में यह ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह इस एयर में इस तरह से कंप्लीटली घुला हुआ है पूर्ण रूप से, ठीक है, और यूनिफॉर्मली, जिसके कारण हम सभी लोग हर जगह, ठीक है, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और ब्रीदिंग लेने में कोई परेशानी नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता कि इस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है, किसी साइड कम है, किसी साइड बहुत कम है, तो क्या होता कि हम लोगों को क्या होता, सांस लेने में अलग अलग जगह पर क्या होता, अलग अलग क्या होता, परेशानियाँ, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो हमारा ये एयर है उसमें वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल क्या और बोल सकते हैं, एयर, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। एलवाई ये होता है क्या, मिक्सचर ऑफ होता है, ये मिक्सचर ऑफ AU एंड CU, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल लेते हैं। एलवाई बहुत सारा हो सकता है,
एलवाई में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक मेटल को व्हेन टू और मोर देन टू मेटल आर मिक्स विथ ईच अदर एंड देन ए न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट न्यू टाइप सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या, एलवाई। जैसे कि ज्वेलरी, आभूषण जो बनाया जाता है, जैसे सोना का आभूषण अगर देखते हैं हम लोग ज्वेलरी, तो उसमें 24 कैरेट सोना होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, चूँकि 24 कैरेट सोना क्या होता है, 24 कैरेट लचीला होता है, जिसको हार्ड बनाने के लिए उसमें 2 कैरेट इम्प्योरिटीज़ के रूप में कॉपर मिलाया जाता है और तब जाकर के वो आभूषण उपयोगी होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एलवाई में कोई भी, लेकिन जब कॉपर सोना में, गोल्ड में AU जिसका सिंबल होता है घुल जाता है, और जब उसका आभूषण, तो हम लोग क्या उससे पता कर पाते हैं क्या कि कहाँ पर कॉपर है, किस जगह AU है, कंप्लीटली क्या लगता है, हर जगह AU ही लगता है। इसका मतलब है कि यह भी क्या है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस, चलिए इस डिफिनेशन से, लेकिन कुछ ऐसा भी पॉइंट है जिसके द्वारा हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं क्या कि कौन सा होमोजीनियस होगा या फिर नहीं होगा। तो होमोजीनियस कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। क्या बोला गया, होमोजीनियस कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या एक पॉइंट, होमोजीनियस कंपोनेंट कैन नॉट बी seen by naked eye। ठीक है, होमोजीनियस कंपोनेंट को हम लोग नेक्ड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि एयर, ये क्या एयर का O2 N2 CO2 या कोई भी अदर गैसेज इसमें प्रदूषित पोल्यूटेंट गैस भी आ जाते हैं, तो क्या वो दिखाई देते हैं, तो नहीं दिखाई देता है। डस्ट पार्टिकल का चर्चा नहीं हो रहा है, गैसियस एयर है गैस का, तो उसमें जो भी गैस घुले क्या वो दिखाई देते नहीं। जब शुगर को वाटर में घुलाया जाता है तो क्या घुलने के बाद शुगर दिखाई देता है, घुलने से पहले शुगर दिखाई दे रहा था, लेकिन शुगर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होने के बाद, सोल्यूबल होने के बाद क्या दिखाई देता नहीं। तो वी कैन नॉट सीन होमोजीनियस कंपोनेंट बाय नेकेड आई। क्लियर है, यहाँ पर अभी बताया गया था AU और CU के बारे में। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ जाएगा क्या कि क्या मिल्क होमोजीनियस है कि नहीं है, तो मिल्क भी तो हर जगह एक समान वाइट दिखाई देता है, तो मिल्क इज नॉट होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ध्यान रखना है, मिल्क होमोजीनियस नहीं है। क्यों, तो जब आप मिल्क को देखेंगे तो क्या आप देखते हैं कि गौर से जब आप दूध पीते होंगे, जैसे कि गिलास में दूध रखा हुआ रहता होगा, जब आपके सामने में वो जाता होगा, तो आप देखते हैं क्या मिल्क के सरफेस पर, ऊपरी सरफेस पर कुछ ऑयली पार्टिकल, स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स सब जो क्या होता है, तेलीय टाइप का ऑयली पार्टिकल्स उसके ऊपर मूव करते रहते हैं। निश्चित रूप से वह किसका कंपोनेंट है, मिल्क का, जो कि उसमें पूरी तरह से नहीं घुला। अगर वह पूरी तरह से घुल जाता तो वह हमें आँख से नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या, मिल्क इज़ ए नॉट होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, मिल्क भी एक चीज़ और जान लीजिए कि 88% क्या होता है, वाटर होता है, और मात्र उसमें 12% में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब है क्या, तो दूसरा एक और बात है क्या, होमोजीनियस, चलिए एक इसके द्वारा हम लोग सब, दूसरा क्या आपको बताया एकदम आसान उपाय